नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन। अब अलग अलग माध्यमों में हम गुजार रहे हैं। पहले वायु में, वायु से जल में आया, जल से कांच में आया, कांच से पुनः वायु में आ गया। यहाँ आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण R1। ठीक है, एकांतर कोण से ये R1 है तो ये भी R1 होगा। ठीक है, अब मैंने अपवर्तन कोण R2 ले लिया यहाँ से। ठीक है, अब ये R2 है तो ये भी R2 होगा। एकांतर कोण की परिभाषा से ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। ठीक है ना, तो यहाँ R2 है तो पुनः इस निर्गत किरण को मैंने, देखो वायु से निकला, वायु में आ गया। आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अभी हम लोगों ने प्रूफ किया था। ठीक है, तो यहाँ भी मैंने क्या लिख दिया, I लिख दिया। ठीक है, अब हम अपवर्तनांक निकालते हैं। तो पहले वायु, जल और कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः VA, स्मॉल लिखना है इसको, VA, VW, VG है। कांच में, सॉरी, वायु में एयर मतलब VA, W मतलब वाटर VW, और G मतलब ग्लास VG। ठीक है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक तो यहाँ लिखते हैं वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो वायु में प्रकाश का वेग बटे कांच में प्रकाश का वेग। ठीक है, ये आ गया। अब जल से कांच में प्रवेश कर रही है तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तो W म्यू G। तो सबसे पहले माध्यम जल में प्रकाश का वेग बटे ग्लास में, कांच में प्रकाश का वेग। ठीक है, अब कांच से फिर वायु में प्रवेश की तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक तो म्यू GA। तो कांच में प्रकाश का वेग बटे एयर, वायु में प्रकाश का वेग। यदि इन तीनों समीकरणों को गुणा कर दिया जाए तो क्या आता है, देखते हैं। तीनों को गुणा कर दिए तो यहाँ से देखिए ये तीनों कट जाएंगे, एयर एयर वाला, ग्लास वाटर वाटर, ग्लास ग्लास से वेग कट गया, एक आ गया। ठीक है, तो ये रिलेशन और क्या चीज़ दर्शा रहा है ये देखते हैं। यहाँ से हमको अपवर्तनांक का एक और परिभाषा मिल जाएगा। ठीक है, एयर टू वाटर एज इट इज, वाटर टू ग्लास एज इट इज रखते हैं, इज इक्वल टू 1 ग्लास टू एयर। किसको पक्षांतर कर दिए हमने, ग्लास से एयर वाले को पक्षांतर कर दिए। तो यहाँ देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और किसके सापेक्ष, पानी के सापेक्ष, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर, ये व्युत्क्रमणीयता के सिद्धांत से 1/g न्यू ए है, तो उसको मैं 1/g न्यू ए है तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, उल्टा है ना, तो म्यू ए से जी लिख सकते हैं। तो ए जी लिख दिए, इसको ए म्यू जी लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ से कांच के सापेक्ष पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमको निकालना है। तो ध्यान दीजिए, कांच के सापेक्ष, सॉरी, पानी के सापेक्ष, पानी मतलब वाटर ना, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर हो गया ए म्यू जी, और ये डिवाइड में आ जाएगा ए म्यू डब्ल्यू। यहाँ तो एक और सूत्र मिल गया हमको अपवर्तनांक निकालने का। यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पता है और वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक पता है तो दोनों को डिवाइड कर दो, उससे क्या आ जाएगा, पानी के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक आ जाएगा कांच का। ठीक है, तो हमारे पास तीन परिभाषाएं हो गई हैं किसकी, अपवर्तनांक की। पहला साइन आई अपॉन साइन आर के रूप में, दूसरा वेग के रूप में, और तीसरा जो है वो अपवर्तनांक के रूप में है। ठीक है, तो यहाँ से एक व्यापक सूत्र निकालते हैं हम। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो पहले दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब, ये सूत्र भी याद रखना, आभासी और वास्तविक गहराई। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण सघन माध्यम में स्थित वस्तु को विरल माध्यम से देखने पर वह वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। ठीक है,
आप लोगों ने जो है देखा ही होगा, एक कांच का ग्लास है मान लो और सिक्का यहाँ डला हुआ है, तो यहाँ से देखेंगे वायु से कांच, पानी क्या है, सघन माध्यम हो गया, ठीक है। तो वो थोड़ा अपने स्थान से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। इसका कारण क्या है, तो अपवर्तन है इसका कारण, ठीक है। व्यंजक निकालते हैं कि इसकी जो दूरी है वो कैसे निकाल सकते हैं कि कितना ऊपर उठेगा, कितना क्या होगा वास्तविक और आभास, कितना हमको ऊपर जो है वस्तु दिखाई देगा, ये हम अब निकालते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर रखा है वस्तु बिंदु P पर, ठीक है ना। डायग्राम देख के हम थ्योरी लिख सकते हैं। यहाँ से प्रकाश किरण क्या हो रही है, आपतित हो रही है, तो ये हाँ अभिलंब बना दिए, ये हो गया आपतन कोण I। सघन से विरल में जा रही है मतलब अभिलंब से दूर हट गई, ये अपवर्तन कोण हो गया, ठीक है। हमको प्रतिबिंब बनाना है, तो प्रतिबिंब के लिए हम लोगों ने पढ़ा है 2 प्रकाश किरण की आवश्यकता होती है। तो एक प्रकाश किरण लिया मैंने जो बिंदु P पर अभिलंबवत आपतित हो रही है और पुनः उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए वापस लौट जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपतित हुई O से P में, पुनः उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए वापस लौट गई, ठीक है। तो ये प्रकाश किरण को देखिए जो निर्गत हो रही है उसको पीछे की ओर यदि बढ़ाएं तो ये दोनों पॉइंट जहाँ पर कट करेंगी, ये वाला प्रकाश किरण और ये प्रकाश किरण, तो वहाँ पर प्रतिबिंब हमको दिखाई देगा। जहाँ 2 प्रकाश किरण एक दूसरे को काटती है वहीं बनता है ना प्रतिबिंब। तो ये प्रकाश किरण को पीछे की ओर जब बढ़ा रहे हैं तो यहाँ जो है एक दूसरे को काट रही है, तो हमको वस्तु यहाँ दिखाई देगा P डैश में, ठीक है। अब लगाते हैं एकांतर कोण और संगत कोण की परिभाषा। तो ये 2 समांतर रेखाएं हैं, यहाँ यदि कोण बन रहा है थीटा तो यहाँ भी कोण कितना बनेगा, थीटा, ठीक है। संगत कोण मतलब इसी ओर, यहाँ देखो इतना झुका हुआ है तो इस ओर भी कितना ही झुका होगा, थीटा ही झुका होगा, ठीक है ना। तो यहाँ यदि I बन रहा है तो ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, यहाँ भी कितना बनेगा, I कोण बनेगा, ठीक है। यहाँ यदि R बन रहा है तो संगत कोण की परिभाषा से यहाँ भी कितना बनेगा, R ही बनेगा, ठीक है। ये एकांतर कोण की परिभाषा से और ये संगत कोण की परिभाषा से, ये सामने देखो लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम निकालते हैं क्या, अपवर्तनांक। वाटर से एयर जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो साइन I अपॉन साइन R होता है। आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या, W म्यू A को उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से 1/A म्यू W, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक व्युत्क्रम होगा इसका उल्टा, ठीक है। तो साइन I अपॉन साइन R हो गया, ठीक है। या A म्यू W करो, इसको उल्टा करो तो ये भी उल्टा हो जाएगा, साइन R अपॉन साइन I हो गया, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझो। तो A म्यू W वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना आ गया। तो यहाँ से देखिए साइन R का वैल्यू क्या होगा, साइन R का वैल्यू हमने यहाँ से निकाला है, ओ पी डैश R ना, ओ पी डैश Q से ओ पी डैश Q से। साइन थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, लंब बटे कर्ण, इसको मैंने त्रिभुज को यहाँ बना दिया है, तो लंब बनेगा ओ क्यू और कर्ण बनेगा ओ पी डैश। इसी प्रकार ऐसे ही साइन I का वैल्यू ओ पी क्यू, ये वाला त्रिभुज का काम हो गया। अब ये त्रिभुज का काम है, ठीक है। यहाँ बना दिया है मैंने, लंब है ओ क्यू और आधार क्या है ओ पी, बटे कर्ण होता है ना, आधार नहीं कर्ण, क्यू पी। तो ओ क्यू कैंसल, ओ क्यू पी डैश अपॉन क्यू पी बचा, ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा ना, तो क्यू पी बटे क्यू पी डैश हो गया, ठीक है। यदि अभिलंब के समीप से देखा जाए तो Q और बिंदु P के अत्यंत निकट है,
Q जो है बिंदु P के अत्यंत निकट है, तो उससे हम क्या जो है मान के चलेंगे कि QP बराबर है OP के। कौन QP बराबर है OP के, ठीक है। QP बराबर है OP के, बहुत पास से देखिए यदि अवलंब के पास से, और QP डैश बराबर है OP डैश के। QP डैश बराबर है OP डैश के, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा हमारे पास, OP की वैल्यू जो है h है और OP डैश की वैल्यू क्या है, h डैश है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी h डैश, ठीक है। तो h अपॉन h डैश आ गया। तो अपवर्तनांक का एक और सूत्र मिल गया, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, ठीक है। माध्यम का अपवर्तनांक वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। कैलकुलेशन को थोड़ा सा ध्यान से समझना है, ठीक है। अब देखते हैं कितना विस्थापन होगा, कितना विस्थापन होगा। तो इस विस्थापन को ले लिया मैंने d, कितना ले लिया d। तो d का मान कैसे निकालेंगे, d का मान कैसे निकालेंगे। तो ये संपूर्ण दूरी पता और ये वाली दूरी पता है, तो h माइनस एच डैश होगा क्या, हाँ, तो h माइनस एच डैश होगा, ठीक है। h डैश का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो h डैश हम जानते हैं क्या होगा, h अपॉन म्यू होगा, ठीक है। यहाँ से h कॉमन आ गया। तो आभासी विस्थापन क्या होगा, माध्यम की वास्तविक गहराई या मोटाई तथा माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, ठीक है। विरल माध्यम से वस्तु को सघन माध्यम से देखने पर वह वास्तविक दूरी से अधिक दूरी पर दिखाई देती है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट जो है जानने योग्य बातें इसमें से पूछा जाता है, ये तो इजी है, कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप लोग पूछेंगे, ठीक है। दैनिक जीवन के कुछ उदाहरण हैं वास्तविक गहराई और आभास। तालाब की तली ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, ठीक है, क्योंकि हम जब देख रहे थे तो वायु और तालाब है मतलब पानी, तो विरल से सघन में देखते हैं तो तालाब जो है उठी हुई दिखाई देती है। ऐसे ही अन्य उदाहरण हैं, सीधी चढ़ का कुछ भाग पानी में डूबा होने पर वह मुड़ी हुई दिखाई देती है। इस प्रकार सीधा चढ़ देखेंगे तो वो अपने स्थान से थोड़ा सा विस्थापित दिखाई देता है, ठीक है ना। सूर्य क्षितिज के नीचे होने पर भी दिखाई देती है, सूर्य जो है क्षितिज पर रहती है फिर भी जो है हमको ऊपर दिखाई देती है, ठीक है, अपनी वास्तविक जगह से ऊपर, ठीक है। सूर्य और तारे अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं। ये उदाहरण हो गया। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, इसका भी कारण अपवर्तन है, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप लोग पूरा डील करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रह टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते, इसका कारण क्या है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है।